और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल हुकूमत ने आज कुल जमाती इजलास तलब किया है। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के कायदीन को शिरकत की दावत दी गई है। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा सीनियर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी भी हुकूमत की तरफ से शिरकत कर रहे हैं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हुकूमत 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने का बिल पेश करेगी। इस बिल पर हक और मुखालिफत में शदीद लड़ाई हो सकती है। जहां अपोजिशन इस कानून को वापस लेने के मामले पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारियों में है, वहीं हुकूमत की तरफ से ये कोशिश है कि अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मसाइल का मुतवाज़न जवाब दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी विनीत झा। विनीत, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और कई अहम मामले इस मीटिंग में जो है ज़ेर गौर आ सकते हैं, जिन पर बात हो सकती है, तफसीलात चाहेंगे। जी, निश्चित तौर पर हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है क्योंकि हमने देखा पिछला जो मानसून सत्र हुआ था उसमें पूरी तरह से वो हंगामे की भीड़ चढ़ गया था, कामकाज नहीं हो पाया था, चर्चा नहीं हो पाई थी। तो इस बार सरकार की यह कोशिश है या फिर हम कहें दोनों ही में जो अध्यक्ष हैं दोनों ही सदन के, उनकी यह कोशिश है कि इस बार जो है वो सदन में चर्चा हो, इसको लेकर के जो है कवायद जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र के बाद जब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है तो उसके पहले सभी दलों के साथ बैठक की जा रही है। साफ तौर पर यह कोशिश की जा रही है या कि जो संसद का जो सत्र है वो सुचारू तौर पर चले, वह कामकाज पूरी तरह से हो, सार्थक चर्चा हो, क्योंकि लगातार यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि संसद में का जो सदन होता है और संसद का जो सत्र होता है वो चर्चा के लिए होता है और साफ तौर पर इस पर चर्चा हो। लेकिन अगर हम इस बार देखें जिस तरह से कृषि कानून को लेकर के जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वह चाहती है कि जल्द से जल्द इसको लेकर के कानून बना जा सके, तो सदन में इसको लेकर के क्या रणनीति रहती है, किस तरह से चर्चा में की जाती है, इसको लेकर के आज बात होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपनी बातों को रखेंगी सरकार के पास। जी विनीत, तो लगातार आज तमाम तर बैठकों का दिन है, मीटिंग्स का दिन है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यूपी में हर गुजरते दिन के साथ सियासी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। यूं तो समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने तमाम छोटी सियासी जमातों को इत्तेहाद की दावत दे डाली है, ताहम अब भी आरएलडी और एसपी में बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान नहीं हुआ है। जराये के मुताबिक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली 7 दिसंबर को मेरठ में होने जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और सबसे अहम बात यह कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कोशिश है कि तमाम जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनको मिलाकर एक प्लेटफॉर्म कम से कम तैयार कर लिया जाए। इसी कड़ी में अब आरएलडी का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। हाँ, देखिए हिना, हम बता दें तमाम नाजरीन के लिए ये खबर के, देखिए जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी की इंतखाबी मुफाहमत का मामला है तो इसमें बहुत ज्यादा किसी तशवीश की या कोई किसी खदशे की जरूरत नहीं है, क्योंकि माजी का जो मंजरनामा है वो बताता है कि आरएलडी और समाजवादी के जो सियासी ताल्लुक रहे हैं वो बहुत खुशगवार रहे हैं और बहुत मुस्तहकम रहे हैं। तमाम इतना जरूर हुआ कि अजीत सिंह की रहलत के बाद आरएलडी को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जयंत चौधरी ने अब उसको कहीं ना कहीं उस पार्टी को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश की है और समाजवादी पार्टी के साथ मुफाहमत की राहें तकरीबन हमवार हो चुकी हैं। और देखिए बड़ी अहम बात यह है कि 2 मुलाकातें दिल्ली में हुई थी और एक मुलाकात 2 रोज कबल लखनऊ में हुई है, जिसमें ये तय हुआ है कि तकरीबन जो 36 सीटें हैं उन पर मुफाहमत के इम्कानात वाज़े तौर पर रोशन हो चुके हैं। और देखिए ये भी है कि जो मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जाहिर है कि वो किसान अक्सरियत से हैं वहाँ पर और आरएलडी का अच्छा खासा रसूख है वहाँ पर, अच्छी खासी शनाख्त बना रखी है आरएलडी ने। तो देखिए 6 से 10 सीटें ऐसी हो सकती हैं
जिस पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आरएलडी के टिकट पर असेंबली इंतखाबात में उतरे। तो देखिए ये जो तमाम मंजरनामा है ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए बहुत खुशकुन है और उन लोगों के लिए बहुत खुशकुन है जो ये चाह रहे हैं कि छोटी छोटी जमातें अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं तो एक बार फिर अखिलेश यादव को मजबूत किया जा सकता है। और बहरहाल ये तो तारक कमर हम सभी जानते हैं कि सियासत है, यहाँ पल पल मंजरनामा जो है वो बदलता रहता है और उसी से हम अपने तमाम नाजरीन को रोशनास भी करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारक कमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात की ये 83वीं किस्त होगी। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में कोविड की नई लहर, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल 28 अक्टूबर को मन की बात प्रोग्राम में पीएम ने कोरोना मरीजों के हेल्थ वर्कर्स की खिदमत की सताइश की थी। 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का हदफ पूरा करने में हेल्थ वर्कर्स के रोल को अहम करार दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू के बगैर हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान के बगैर कोई हिंदू नहीं है। उन्होंने ग्वालियर में एक प्रोग्राम के दौरान इन तमाम ख्यालात का इजहार किया और मजीद कहा कि पाकिस्तान का वजूद भारत के टूटने से ही हुआ है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और हिंदुस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या है, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू हैं इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा, हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। और अपने देश में भी देख लो, कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम की जमानत मंजूर की है। जस्टिस सुमित्र दयाल की बेंच ने शर्जील की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी। 2019 में शर्जील इमाम को सीए मुखालिफ तकरीर करने के इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली में शाहीन बाग पर सीए मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुबैना मुल्क मुखालिफ तकरीर करने का इल्जाम लगा है। गुज़िश्ता साल बिहार के जहानाबाद से शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 8,776 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 621 अमवात दर्ज की गई हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,481 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 1,05,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना से 4,67,933 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक 121 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आज कोरोना की सूरत हाल, खासतौर पर जो नया वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए
महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने आज अहम मीटिंग तलब की है और इस अहम मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर्स और जिला कलेक्टर्स के साथ वो तबादला ख्याल करेंगे। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से ये अहम खबर आ रही है, बाहर से आने वालों की खास निगरानी की जा रही है। कई तरह की कोविड गाइडलाइंस का कल निफाज किया गया है। कल शाम से ही लगातार ये अहम खबरें आ रही हैं कि अब महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नए इक़दाम उठाए जा सकते हैं और इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे आज डिवीजनल कमिश्नर्स और जिला कलेक्टर्स के साथ अहम मीटिंग करने वाले हैं। तो बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां आज वज़ीर आला उद्धव ठाकरे कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, बेहद अहम इस मीटिंग को समझा जा रहा है, खासतौर पर जिस तरह नए कोरोना के वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे शाम को 5:30 बजे ये बैठक है और जो जिला कलेक्टर हैं, टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है पिछले कुछ दिनों से, तो वो ऑनलाइन जो है इस बैठक में जुड़ेंगे। जिस तरह से जो है नया वेरिएंट सामने आ रहा है, उसको देखते हुए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। चूंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि टास्क फोर्स ने ये सजेशन दिया हुआ है कि जो भी अफ्रीका देशों से जो भी फ्लाइट आती है यहाँ पर, उस फ्लाइट को जो है रोका जाए यहाँ पे, और इसकी गुजारिश जो है केंद्र सरकार से की जाए। तो अब इस सजेशन पे क्या कुछ निर्णय होता है। हालांकि बीएमसी ने भी कल एक गाइडलाइन जारी कर दी थी और ये कहा था कि जो लोग आ रहे हैं अफ्रीकन देशों से, उनकी जो है टेस्ट किया जाए, टेस्ट के बाद उन्हें जो है क्वारंटीन में जो है रखा जाए। और जो यंत्रणा है बीएमसी की और स्थानीय प्रशासन है और जो एयरपोर्ट प्रशासन है, वो सख्ती से इसे निपटे, क्योंकि जिस तरह से ये वेरिएंट आया है वहां पे बाहर के देशों में निश्चित तौर पे चिंता का विषय बन चुका है। और जो पहली लहर और जो दूसरी लहर आई थी, ऐसा हालात दोबारा न पैदा हो, इसके लिए जो है प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसी संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण बैठक शाम को 5:30 बजे बुलाई गई है। जी अमित, तो इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। उत्तर प्रदेश में आज टीटी इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। रियासत भर में 21,50,000 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। नकल नवीसी और किसी भी किस्म की नागहानी हालात से निपटने के लिए कई शहरों में दफा 144 नाफिज किया गया है। इम्तिहान को 2 शिफ्टों में मुनक्किद किया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। यूपी के तमाम अजला में मुतालिका अहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई है। आज मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की महापंचायत है। इसमें राकेश टिकैत, दर्शनपाल और दीगर किसान लीडर शिरकत कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अमल आवरी पर बातचीत होना है। बेरोजगारी और दीगर मसाइल भी यहाँ जेर बहस आएंगे। वाज़ेह रहे कि कल मुंबई में संयुक्त शेतकरी किसान कामगार मोर्चा के जेर एहतमाम शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। शिवाजी पार्क से यात्रा का आगाज 11:30 बजे शुरू हुआ था, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गुजरा। इस यात्रा में MVA और भारत किसान आंदोलन के अरकान भी शामिल रहे। क्यों ना करें महापंचायत तो पूरे देश में होगी भाई। महाराष्ट्र में भी किसान रहते हैं, यहाँ पे भी गन्ने का किसान है, धान का है, यहाँ पे हर फसल यहाँ पे पैदा होती है, तो यहाँ पे भी पंचायत होगी। पंचायत तो तमिलनाडु में भी जाकर पंचायत करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, पूरे देश भर में मीटिंगें करते हैं। वेजिटेबल्स के अगर रेट बढ़ेंगे और उस पर MSP तय हो जाएगी तो सब जगह बढ़ेंगे। दूध के रेट बढ़ेंगे, MSP तय होगी तो सब जगह होगा। मतलब ऑल क्रॉप्स MSP तय होनी चाहिए।
ये भी एक डिमांड है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, वो भी डिमांड है। जो लेबर के जो एक्ट में संशोधन किया है कि इंडस्ट्रीज में रह के कोई आंदोलन नहीं कर सकता, तो वो भी एक बड़ा इशू देश में है। बेरोजगारी का इशू है, ये सारे मुद्दे। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का मुंबई से। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम माना जा रहा है किसानों की इस महापंचायत को, क्या कुछ वहां पर तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल हिना, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखें तो मुंबई का आज़ाद मैदान है। आप देखें तो भारी संख्या में यहाँ पर किसान सवेरे से ही बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इनके जो मुखिया हैं, इनके जो नेता हैं यहाँ पर कब पहुँचेंगे और जब महापंचायत इनकी शुरू होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर इनसे बात करने के बाद ये पता चला है कि जो SPM यानी जिसके चलते अनाज की जो दर है तय की जाएगी, चाहे उतार चढ़ाव अनाज की दरों में हो, लेकिन जो SPM तय कर देगा दर, वो दर इन्हें किसानों को मिलेगी, यानी इनके अनाज का वो दर इनको मिलना चाहिए। ये सबसे अहम मांग इनका है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा पैदावार किसी अनाज का होता है तो बाजार में उसकी कीमतें गिर जाती हैं और जिसके चलते इनकी असली मूल्य इनको नहीं मिल पाता इनके अनाजों का। तो इनका ये कहना है कि एक SPM गारंटेड बिल जो है उसे पारित किया जाए, उसे लागू किया जाए, ताकि इनके अनाजों का सही मूल्य इनको मिल जाए। दूसरी अहम बात है कि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे चर्चे में रखा जाएगा महापंचायत में, और सबसे अहम बात यह है कि ये सरकार से बात करने चाहते हैं, लेकिन सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। इनका कहना है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार चाहेगी, सरकार चाहे ही नहीं रही, इसलिए हमारा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। कल जिस तरह से सोमवार है, जब वहाँ लोकसभा में कृषि मंत्री वो 3 कानूनों को रद्द करने वाली, वापस लेने वाली जो बिल रखेंगे, वो तो उसमें देखना होगा कि वो पूरी तरह से खारिज होती कि नहीं, वो अहम बात होगी। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पर नेता जो इनके हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। किसान यहाँ पर आ चुके हैं और जिस तरह से ये भी बात साफ है कि राकेश टिकैत जो है वो मुंबई में है, वो कुछ समय बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर महापंचायत शुरू की जाएगी, तमाम मसले, तमाम मुद्दे यहाँ पर रखे जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो वहां पर किसान नजर आ रहे हैं, जो भीड़ नजर आ रही है, क्या ये बाहर के इलाकों से आए हुए किसान भी हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको अगर स्टेज की तरफ लेकर चलूं, आप देखें तो संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। और ऐसे में देखना होगा जब यहाँ पर, जिस तरह से मैंने कहा कि इनके जो मुखिया हैं, इनके जो नेता है, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से बातें होती है, महापंचायत में किन मुद्दों को रखा जाता है। SPM जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि वही एक जरिया है जो इनके अनाजों को एक सही मूल्य दे सकता है। इन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है उनके नेता का। जैसे आएंगे तो तमाम लोग यहाँ पर, देखिए आंकड़े जो है सैकड़ों की संख्या में बताया गया है, इसलिए आजाद मैदान जो सबसे बड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप देखिए तो जहां तक देखने की क्षमता होती है, इतना बड़ा ये मैदान है, और कोशिश की जा रही है कि जैसे भीड़ यहाँ पर आएगी तो इनको यहाँ पर बिठाया जाए और इनका महापंचायत जब शुरू होगा तो देखना होगा कि इनके नेता की तरफ से क्या कुछ कहना होता है। जी प्रशांत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जो तस्वीरें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई उसके लिए। लगातार इस महापंचायत से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाजरीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। अहम खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल के नदिया में एक सड़क हादसा पेश आया है, जहां 17 अफराद की मौत की खबर है, 5 जख्मी हो गए हैं। दरअसल एक कार और लॉरी के बीच ये तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। तो मगरबी बंगाल के नदिया से एक खबर, जहां सड़क हादसा पेश आया, 17 अफराद की मौत की खबर है। तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल की तफसीलात यही है कि 17 लोगों की मौत हुई है, 5 जख्मी हैं। एक कार और एक लॉरी में ये टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया है। कितने मुसाफिर उस लॉरी में सवार थे, कितने लोग कार में सवार थे, किस वजह से ये तसादुम हुआ, इससे मुतालिक तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो मगरबी बंगाल के नदिया में सड़क हादसा, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक कार और लॉरी के बीच में ये तसादुम पेश आया, जिसमें 17 लोगों की मौत की खबर है, 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है।